संघों का इतिहास, संघ की आवश्यकता, संघ कैसे काम करता है, संघ कैसे खत्म होता है और आजकल के जो संगठन हैं उनमें और संघ में क्या अंतर है और हमको संघ में जाना चाहिए या संगठन में जाना चाहिए या दोनों में जाना चाहिए या दोनों में से किसी में नहीं जाना चाहिए। ये प्रश्न आपके सामने जितने भी समर संघ के स्पोक हैं उनके सामने ये लगातार आएंगे और लगातार आपको इनके सभी लोगों को जवाब देने पड़ेंगे। आपको सारे जवाब पता होने चाहिए। समर संघ के इतिहास के बारे में और समर संघ के वर्तमान के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। भविष्य का तो कोई अता पता किसी को होता नहीं, इसलिए भविष्य की बात करनी तो बेकार की बात है। अगर कोई व्यक्ति भविष्य के बारे में अभी से ही बात करे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, या जो भविष्य की बात सुने उससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता कोई। इसलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति वर्तमान में जीते थे और वर्तमान की बात ही बताते थे और वर्तमान में ही सारे काम करते थे। जो संघ है, संघ का मतलब होता है से अंग, यानी कि निज के अंग, एक जैसी वस्तु का इकट्ठा होना, एक जैसे प्रकार, एक जैसे स्वभाव, एक जैसी वस्तु या चीज़ या जीव या पेड़ पंतु या कोई भी चीज़ ऐसी है जो एक साथ इकट्ठी होती है, उसको कहते हैं कि ये संघ बन गया। जैसे कहते हैं कि ये भिक्षुओं का संघ है, ये देश का संघ है, ये समुच्चय या संघ करके बोला जाता है कि ये संघ है, पानी का संघ है या ये हवा का संघ है। और जब भी कोई चीज़ एक साथ इकट्ठी होती है तो वो अपनी ताकत बना लेती है। इसका उदाहरण हमें ज़्यादा दूर देने की ज़रूरत नहीं है। एक प्राकृतिक उदाहरण सबसे तगड़ा है और प्राकृतिक उदाहरण ये है कि गैलेक्सी के अंदर जो हमारा, जिसको आकाश गंगा बोलते हैं, उसके अंदर जो सेंटर है, उस सेंटर के चारों तरफ सारे के सारे जितने भी सूर्य हैं, जितने भी सूरज हैं, जितने भी तारे हैं, वो सारे के सारे उसके बंधे हुए होते हैं और उसकी तरफ खिंचे हुए होते हैं। और ऐसे बहुत सारे सौरमंडल हैं। उसमें एक हमारा सौरमंडल है जिसका एक सूरज है और उस सूरज के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं, वो उससे बंधे रहते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत इकट्ठा है, बहुत सघन है। और जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी का भार इतना ज़्यादा है और वो इकट्ठा है एक साथ, उसका जितना मटेरियल है, जितना उसका तत्व है, वो सब एक साथ इकट्ठा होने से उसके अंदर भार हुआ और भार होने से उसके अंदर एक बल आ गया जिसको बोलते हैं गुरुत्व आकर्षण बल। यानी जो पृथ्वी है वो अपनी तरफ आकर्षित करके सब चीज़ को खींच लेती है। ये उसके अंदर शक्ति आ गई उसके इकट्ठे होने से। इसलिए दुनिया में कोई भी चीज़, पृथ्वी पर कोई भी चीज़ जो गिरती है वो ज़मीन पर आकर रुकती है क्योंकि ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच लेती है, वो आकाश में उड़ के ऊपर नहीं जाती। तो संघ का सबसे बेहतर उदाहरण जो हमारी धरती है, जो हमारी धरा है, जिसको हम धरती माता बोलते हैं, उससे समझ सकते हैं कि वो मटेरियल जो उसके अंदर जितना भी तत्व है वो इकट्ठा रहता है तो उसके अंदर एक ताकत आ जाती है। वैसे ही ताकत जब हवा एक साथ इकट्ठी होती है तो वो चक्रवात बना देती है, बवंडर बना देती है, तूफान बना देती है और अच्छे अच्छे पेड़ पौधों को उखाड़ कर ले जाती है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगों को वो तहस नहस कर देती है। वैसे ही जब पानी इकट्ठा होता है तो वो समुद्र बना देता है और जब उसमें जलजला आता है तो वो अच्छे अच्छे को डुबो देता है। वैसे ही जब आग इकट्ठी हो जाती है तो वो देवाग्नि बन जाती है, जंगल की आग बन जाती है और वो अच्छे अच्छे जंगलों को तबाह कर देती है। वैसे ही जो रेत के ढेर हैं जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो रेगिस्तान की रचना कर देते हैं। वैसे ही जब कहीं पे झुंड या झाड़ कहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जंगल का रूप बना देते हैं। और वैसे ही जो जानवर हैं, जो जानवर जहाँ इकट्ठे होते हैं वो जानवरों का संघ, जानवरों का झुंड या जानवरों का कुनवा या जानवरों का ग्रोह पूरा बना देते हैं, यानी वो संघ में रूपांतरित हो जाते हैं। अधिकतर जितने भी जीव हैं या जितने भी वस्तु हैं वो वहीं सुरक्षित रहती हैं जहाँ उनका संघ होता है। और कमाल की बात यह है कि संघ में एक ही प्रकार की चीज़ होती है। ऐसा नहीं होता कि हवा का और पानी का दोनों का मिलकर संघ बन जाए और दोनों मिलकर काम करें, ऐसा नहीं होता। जीव भी एक ही तरह के इकट्ठे होते हैं
दूसरे प्रकार के जीव निषेध होते हैं संघ के अंदर, वो उसको एडॉप्ट नहीं करते और वो उसको अपने संघ में लेते भी नहीं हैं। वैसे ही पक्ति से सीखे, पक्ति का मतलब है प्रकृति, पक्ति का मतलब होता है जो पकाता है, उसको पक्ति बोलते हैं, और जो प्राकृतिक है उसको बोलते हैं पक्तिक, यानी कि जो पका हुआ है उसको प्राकृतिक बोलते हैं। तो ये पक्ति और जो प्राकृतिक है, जो पकाती है, सब चीज़ों को आगे बढ़ाती है, वो प्रकृति ने सभी चीज़ों को सुरक्षा के लिए संघ का एक फार्मूला दिया है और संघ में वो सुरक्षित रहते हैं। जो जानवर, जो झाड़, जो पेड़, जो चीज़ें संघ में नहीं होती वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, और जो संघ में रहती हैं वो हमेशा मजबूत होती हैं और बढ़ जाती हैं। इसलिए संघ के अंदर सुरक्षा, विकास, सुरक्षा होता है, विकास होता है और सुख होता है। जितने भी संघ हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, सुरक्षा, विकास और सुख। और ये तीनों चीज़ वो सिर्फ अपने जो संघ में लोग होते हैं, या संघ में जानवर होते हैं, या संघ में वस्तु होती हैं, या संघ में पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं। यानी कि हर एक प्रजाति, हर एक प्रकार का वर्ग, हर एक प्रकार की वस्तु अपने अपने संघ के लिए विकास, सुरक्षा और सुख की बात करता है और उसके लिए काम भी करता है। तो संघ का जो उद्देश्य है वो बड़ा स्पष्ट है। संघ का उद्देश्य है कि संघ हमेशा सुरक्षा के लिए, विकास के लिए और सुख के लिए काम करता है। सुरक्षा उसे अपनी जान की चाहिए, वो जिंदा रह सके, और जो उसको विकास के लिए उसको खाना चाहिए, उसके बच्चे पैदा होते रहें या उस जैसे प्रजातियाँ और पैदा होती रहें और वो आगे बढ़ती रहे, तो उसके लिए उसे हवा, पानी, भोजन लगातार मिलता रहे, समय से मिलता रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, बढ़ता रहे, उसका विकास, तरक्की होता रहे। और मनुष्य के मामले में तो उसका मानसिक विकास भी साथ जुड़ता है। और सुख, उसको हर प्रकार की जो सुख सुविधा है वो मिले, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो वस्तु हैं, चाहे वो जानवर हैं, वो हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं। और संघ इन तीनों चीज़ों को मुहैया कराता है, इन तीनों चीज़ों को अवेलेबल कराता है, इन तीनों चीज़ों को देता है। इसलिए दुनिया में जितनी भी लोग संघ में रहते हैं या संघ बनाते हैं, वो अपने संघ से ये उम्मीद करते हैं कि उनको सुरक्षा, उनको विकास और उनको सुख उनका संघ देगा, और संघ इसमें हमेशा कामयाब भी रहता है। इसलिए संघ का उद्देश्य अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहना कि हमारे लोगों का सुख, हमारे लोगों का विकास और हमारे लोगों की सुरक्षा, ये हमारा उद्देश्य है और ये हमको चाहिए। जिन लोगों के पास संघ नहीं होता वो लोग सुरक्षित नहीं होते, उनका विकास नहीं होता और उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता, वो दुख में बदल जाता है और उनका विकास खत्म हो जाता है, उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है और उनका पतन धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है, और उनकी सुरक्षा नहीं होती। इसलिए वो जगह जगह मारे जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लूले लंगड़े हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए संघ ना होने से तीनों चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। तो हर एक संघ का उद्देश्य, और हमारे संघ का भी उद्देश्य वही है जो सारी दुनिया के संघों का, सारे प्राणियों का पक्ति ने संघ का उद्देश्य बनाकर हमको दिया है। तो संघ होता क्या है? कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि व्हाट इज संघ, संघ क्या है, तो क्या आप बोलेंगे? संघ हमेशा नियमों का बंडल होता है, नियमों का गुच्छा होता है, नियमों की थैली होती है, नियमों की किताब होती है, नियमों की कटोरी होती है, नियमों की पोटली होती है। जैसे पुराने समय में जो हमारा संघ था, जो प्रकृति से, पक्ति से हमने सीखा, उसके जो नियम हुआ करते थे, वो नियम हमने पक्ति से, प्रकृति से, नेचर से सीखे। और वो नियम उस समय तक, चूँकि हमारा भाषा ज्ञान नहीं था, हम बोल नहीं पाते थे, पर हम उनको प्रैक्टिस में लाते थे, अभ्यास में लाते थे। जब हम बानर थे, जब हम बंदर थे, समूह में रहते थे और हमारा बाकायदा पूरा सिस्टम होता था, कैसे हमें जाना है, किसको हमें देखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बच्चे पालने हैं, सुरक्षा किससे करनी है, इसके सबके नियम होते हैं। जानवरों में वो सारे नियम आज भी होते हैं, बेशक वो बोल नहीं पाते, वो नियम हमारे पास भी थे। पर जैसे जैसे हमारे पास भाषा आ गई, शब्द आ गई, हमने शब्द बनाने शुरू कर दिए, हमने शब्द बोलने शुरू कर दिए, तो फिर ये मौखिक रूप से चलने लगे और मौखिक रूप से हम एक दूसरे को इन संघ के नियमों को आदान प्रदान करने लगे। इस संघ के नियमों का मौखिक चलन चलता रहा। उसके बाद जब आगे बुद्ध आए तो बुद्ध ने अपना अलग से एक भिक्खु संघ भी बनाया। वो पुराने संघ में थे, श्रमणों के संघ में थे, पर उस समय भिक्खुओं की ट्रेनिंग देने के लिए
उसको आप कह सकते हैं कि टीचरों का संघ, यानी टीचर्स का संघ, गुरुओं का संघ, जो शिक्षा देते हैं उनका संघ, वो संघ वहाँ बना जिसको हम बोला करते हैं कि ये पढ़ाने वाले लोगों का संघ है। उसके नियम ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ज़्यादा खतरनाक नियम थे, ज़्यादा सख्त नियम थे, क्योंकि उनको सब लोगों के लिए एक मिसाल बनना होता ना, इसलिए उनके नियम सख्त रखे। और बुद्ध ने वो संघ बनाया, भिक्षुओं का संघ, जिसमें सिर्फ भिक्षु आ सकते थे, भिक्षुणियों का संघ जिसमें सिर्फ भिक्षुणी आ सकती थीं, और श्रामणेरों का या उपासकों का या उपासिकाओं का संघ जिसमें ट्रेनिंग लेने आते थे लोग, और सामनेरियों का जिसमें ट्रेनिंग लोग, लड़कियाँ, औरतें, महिलाएं आती थीं। वो संघ के नियम सारे मौखिक चलते थे, उनके प्रैक्टिस होते थे। उसके बाद में जब लिपि बन गई तो वो लिखित में भी आ गई, और दुनिया के पहले नियम संघ के, भिक्षु संघ के और भिक्षुणी संघ के, वो नियम जो पुराने समणों के थे उनके साथ मिक्स होके हमको लिखित में मिलने आरंभ हुए, और सारी दुनिया ने उन नियमों से सीख के अपने अपने संघ बनाए। उसके बाद सारी दुनिया में संघ बने और संघों के नियम लिखित में चलने लगे, मौखिक भी और लिखित भी चलने लगे। उन्हीं संघ के नियमों को देखकर, समझकर सम्राट अशोक ने सारे नियम पत्थरों पे और शिलाओं पे लिखवाए। संघ बड़ा मजबूत रहा। उस संघ की ताकत से महाजनपद, 16 महाजनपद का महासंघ बना, जिसको महाभारत करके बोला गया। इस भारत को महाभारत संघ करके बोला गया। उसके बाद वो पत्थरों पे लिखे गए, पूरी दुनिया में वो पहुँचे, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर वही संघ के नियम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखित रूप में दिए, और वो आज भारत में चलते हैं। और उस संविधान के मॉडर्न नियमों को पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया, और बहुत सारे देशों ने उस संविधान को देख के अपने अपने संविधान मॉडिफाइड किए या बनाए या बन भी रहे हैं आजकल। तो वही नियम जो प्रकृति से हमारे पास आए थे, भारत की सबसे बड़ी पूंजी, और वही संविधान के अंदर निहित है। तो वही संघ चलता है, क्योंकि संघों के रूप लगातार बदलते गए हैं। जैसे प्रकृति ने हमको दिया, अलग अलग पक्षियों के संघ बने, अलग अलग जानवरों के संघ बने, फिर मनुष्य के संघ बने, फिर वो जो जनपद है उसका संघ बना। भारत का भी संघ है जिसको भारत गणराज्य संघ बोलते हैं, भारत गणराज्य संघ बना। अमेरिका ने अपने राज्य का संघ बनाया, एक संयुक्त राज्य संघ होता है जो चलता है। फिर यहाँ छात्र संघ बना रखे हैं, महिला संघ बना रखे हैं, ये सारे संघ यहाँ पर चलते हैं। और इन संघों के अलावा जो सबसे बड़ा संघ भारत में चलता है वो समण संघ है, और वमणों ने भी अपना संघ बनाया समण संघ को देखकर और यहाँ के संघ को देखकर। तो संघ लगातार साथ चलता रहता है, इसलिए संघ की आवश्यकता लगभग सभी को पड़ती है, जितने भी लोग हैं। और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपना विकास करने के लिए और अपने सुख के लिए संघ लगातार लोगों के साथ रहते हैं। तो वहाँ से संघ की जो यात्रा चली वो नियमों के बंडल पे आधारित होकर चली। यानी कि अगर आप संघ में नियम मानते हैं, अगर आप संयुक्त राज्य संघ में नियम मानते हैं, अगर आप भारत गणराज्य संघ में नियम मानते हैं, अगर आप भिक्षु संघ में नियम मानते हैं, अगर आप भिक्षुणी संघ में नियम मानते हैं, तो वो संघ है। और अगर आप नियम नहीं मानते हैं तो फिर वो असंघ है, फिर वो संघ नहीं है। इसलिए जब जब नियम माने गए और कड़ाई से पालन किए गए, खुद के नियम खुद के लिए, खुद के द्वारा, यानी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, शुरू से लेके और आखिर तक, यानी जब से प्रकृति से मौखिक, और जब मौखिक भी नहीं थे तब से जो समण संघ के नियम हैं और जो लिखित में चल रहे हैं भारत के संविधान में, वो सारे के सारे नियम आज तक बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल है, यानी लोगों के हैं, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए हैं। वही संघ के नियम का होता है कि संघ हमेशा नियम लोगों के हिसाब से बनाता है। तो चलना भी लोगों ने ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए हैं। अगर लोग उस पर नहीं चलेंगे, अपने संघ के नियमों पर नहीं चलेंगे, तो वो व्यवस्था फेल हो जाती है संघ की, जिसके लिए संघ बनता है और नियम बनाता है। चाहे वो देश की व्यवस्था हो, चाहे वो समणों की व्यवस्था हो, चाहे वो वमणों की व्यवस्था हो, चाहे वो पक्षियों की हो, चाहे जानवरों की हो, चाहे वो किसी भी छोटी मोटी इकाई है उसकी हो, चाहे वो संयुक्त राज्य संघ की हो। अगर नियम पे नहीं चलेंगे तो संघ खत्म, और अगर नियम पे चलेंगे तो संघ मजबूत। इसलिए जो संघ बनाने के बाद में अपने नियमों को स्ट्रिक्ट रूप से पालन करते हैं, सख्ताई से पालन करते हैं, उनके संघ हरे भरे रहते हैं। और जो एवं ही बस इधर उधर की बातें करते हैं और संघ के नियम नहीं मानते, या संघ के नियम को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, या अपना व्यक्तिगत प्रभाव दिखाने की इच्छा रखते हैं, या संघ के नियम को कुछ वजनदार नहीं मानते हैं, वो सब तहस नहस हो जाते हैं।
उसके बनाने वाले भी, उसके चलाने वाले भी, और जिनका वो संघ होता है वो भी। तो संघ नियमों का बंडल होता है, और संघ अगर नियमों के बंडल को नहीं मानेंगे तो तहस नहस और ख़त्म हो जाता है। यही कारण है कि हमारा संघ कमज़ोर पड़ा, क्योंकि हमने संघ के नियमों को मानना छोड़ दिया या कम कर दिया या भूल गए या भुला दिया। बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। तो समण संघ की क्यों आवश्यकता पड़ी, और समण संघ ऐसा क्या खास बात है कि जो हमें बचाने की गारंटी देता है। सबसे पहले तो ये देखें कि भारत में हमारी जो पुरानी स्थिति थी वो मजबूत किस लिए थी। बहुत सारे विद्वान कह सकते हैं कि हम अनपढ़ हो गए, हमारी पूंजी चली गई, हमारा खेत चला गया, हमारी राजशाही चली गई, हमारे डॉक्टर चले गए, हमारे इंजीनियर चले गए, हमारी सेनाएं ख़त्म हो गईं, हमारी ज़मीन जायदाद चली गई। पर ये बात ठीक नहीं है। ये सब चीज़ चली गई है, ये बात तो ठीक है, पर ये सारी चीज़ें गई क्यों हैं? कोई कह सकता है कि अनपढ़ होने के कारण गई, तो उससे ये पूछा जाए कि आप अनपढ़ किस कारण से हुए। अनपढ़ होने की वजह सारी चीज़ चली गई, ठीक बात है, पर अनपढ़ किस कारण से हुए। कोई कह सकता है कि उसकी जितनी भी जायदाद थी वो सारी चली गई। वो चली गई, पर किस कारण से गई वो कारण नहीं समझ में आता लोगों को। क्यों चली गई? सारे खेत खलियान क्यों चले गए? सारी की सारी राजशाही राजाशाही क्यों चली गई? क्यों हम दाता से, देने वाले से मांगने वाले और फ़कीर बन गए, और क्यों हम टुकड़ों में टूट गए? तो बहुत सारे विद्वान जब इस पर बातचीत करते हैं और बातचीत कर कर निष्कर्ष निकालते हैं तो वो निष्कर्ष में फंस जाते हैं। क्योंकि विद्वान जो होता है वो कहता है विद्वता चली गई इसलिए हम मारे गए, क्योंकि उसे अपनी विद्वता को ऊपर रखना है, इसलिए कहता है कि विद्वान नहीं है इसलिए चले गए। जो पैसे वाला है, धनाढ्य है, वो कहता है गरीब हो गए, पैसा चला गया इसलिए हमारी हालत ऐसी होगी, क्योंकि उसको अपने पैसे का वजन ऊपर रखना है। कोई कहेगा ब्यूरोक्रेट के हमारी राजशाही चली गई, हमारी सरकार चली गई या हमारे राजा चले गए, क्योंकि अब उसे अपनी ब्यूरोक्रेसी के अलावा कुछ और आता नहीं है। कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे कि हमारा पॉलिटिकल फील्ड है जो चला गया इस वजह से वो ऊपर नहीं है। ये सारी बातें बाद की हैं। ये सारी बातें क्यों हुई हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि जिनके संग रहते हैं, जो साथ रहते हैं, वो चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे वो धनाढ्य हों चाहे वो धनाढ्य ना हों, गरीब हों, चाहे वो सेहत में अच्छे हों चाहे वो सेहत में अच्छे ना हों, चाहे उनके पास घर मकान अच्छे हों या घर मकान अच्छे ना हों, पर जो लोग साथ रहते हैं सारी चीज़ें वहीं से चलती हैं, सब चीज़ें उनके पास होती है, वो सुखी रहते हैं, वो विकसित रहते हैं। क्योंकि समूह के अंदर, संघ के अंदर सब चीज़ को छीनने की, सब चीज़ को रखने की और सब चीज़ को कब्जा करने की पूरी ताकत होती है। और जो समूह बड़ा नहीं होता, जो अल्प समूह होता है, उसकी सारी चीज़ें छिनती हैं। बड़ा समूह छोटे समूह की सारी चीज़ें छीन लेता है। इसलिए किसी के पढ़ाई से, लिखाई से, विद्वान से, विद्वता से, डिग्री से, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये बात की चीज़ है जो चीज़ों को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं और चीज़ों को मेंटेन करने में आगे आती हैं। पर सबसे ज़रूरी है संघ होना चाहिए, लोग इकट्ठे होने चाहिए, संख्या भारी होनी चाहिए। इसीलिए अधिकतर लोगों ने ये कहा है कि संघे शक्ति युगे युगे, यानी जोड़ जोड़ के जो संघ से शक्ति होती है वही शक्ति है। किसी ने भी नहीं कहा कि विद्वान होने से शक्ति होती है, किसी ने भी नहीं कहा कि आपको धनाढ्य होने से शक्ति होती है, किसी ने भी नहीं कहा कि आपका शरीर अगर बलिष्ठ है तो उससे शक्ति होती है। सबने कहा है कि अगर इकट्ठे रहते हैं तो शक्ति होती है। किसी की विद्वता, किसी का शरीर, किसी का पैसा उसके इंडिविजुअल काम आ सकता है, किसी के ज्ञान उसके इंडिविजुअल काम आ सकता है, अकेले काम आ सकता है, पर अगर समूह की बात होगी और संघ की बात होगी और उसके वेलफेयर की बात होगी तो एक आदमी चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, वो संघ की शक्ति के लिए सहायक तो हो सकता है, पर संघ की शक्ति को पूरक नहीं हो सकता। पूरक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संघ की शक्ति तो संघ से बनती है, व्यक्ति की शक्ति व्यक्ति से बनती है। तो व्यक्ति मोटिवेट कर सकता है, व्यक्ति बता सकता है, व्यक्ति बता सकता है कि पहले क्या हुआ अब क्या हुआ, पर संघ जब तक इकट्ठा नहीं होगा शक्ति नहीं आने वाली, चाहे वो व्यक्ति कुछ भी करता रहे। इसलिए संघ की शक्ति का होना बहुत आवश्यक है और सबका इकट्ठा होना बहुत आवश्यक है। इसलिए बार बार जिन भी लोगों ने कहा उन्होंने यही कहा, बच्चों इकट्ठे रहना, साथ रहना। जब मरते हुए माँ बाप बूढ़े बूढ़े होते हैं तो इकट्ठा होने के लिए कह के जाते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि बेटा बहुत पढ़ना, बहुत पैसा कमाना। वो कभी ये नहीं कहते कि बेटा खूब मलाई खा के
मोटे हो जाना। वो कभी ये नहीं कहते कि बेटा बहुत बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाना, पूरा देश कब्जा कर लेना, राजा बनना, शहंशाह बनना। वो हमेशा एक बात कह के जाते हैं कि बच्चों इकट्ठा रहना। उनको अंतिम ये बात समझ में आ जाती है कि सारी बातें प्राप्त हो जाएंगी अगर इकट्ठा रहेंगे तो, और सारी बातें चली जाएंगी अगर टूट गए तो। इसलिए मरते समय हर एक व्यक्ति का आखिरी उपदेश होता है इकट्ठे रहना। बच्चों को बुला के हाथ पकड़ के, अगर उसके 4 बच्चे हैं तो मरने से पहले चारों बच्चों के हाथ आपस में मिलवा के कसम दे के मरता है कि तुम्हें मेरी कसम है, चाहे कुछ हो जाए पर टूटना मत, अकेले मत रहना। कितना बड़ा मैसेज और कितना बड़ा संदेश देके जाते हैं कि संग में रहना। वैसे ही जब कोई देश से बाहर कोई विदेशी लोग जाते हैं तो वो एक ही काम करते हैं उस देश को कमज़ोर करने के लिए कि उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर इकट्ठे होंगे तो वो उनको तोड़ देगा जो वहाँ से आया। इसलिए अंग्रेज यहाँ से जब गए तो हमारे संघ को तोड़ गए, और यहाँ जितने भी लोग आए सम्राट अशोक के बाद उन्होंने हमारे महाभारत के संघ को तोड़ा। हमारा नेपाल चला गया, हमारा भूटान चला गया, हमारा अफ़गानिस्तान चला गया, हमारा तिब्बत चला गया, हमारा मंगोल चला गया, हमारा बर्मा चला गया, हमारा श्रीलंका चला गया, हमारा पाकिस्तान चला गया, हमारा ईरान चला गया, हमारा चीन का हिस्सा चला गया। ये सारी चीज़ें हमारी चली गईं और अंग्रेज जाते जाते और टुकड़े कर गए, और वो लगातार टुकड़े करने के लिए करते रहते हैं, क्योंकि जितना कोई देश अपने संग से टूटता टूटता चला जाएगा उतने बाकी लोग पावरफुल होते चले जाएंगे। इसलिए अपने देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने यूरोपियन संघ बनाया, अपने देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने सोवियत संघ बनाया, अपने देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका संघ बनाया। अपने देश को मजबूत करने के लिए वो संघ बनाते हैं और दूसरे के देशों को कमज़ोर करने के लिए उनको तोड़ते हैं। ये नियम हर जगह चलता है, संघ का हर जगह चलता है, हर जगह, चाहे वो क्लास है, चाहे वो दफ्तर है, चाहे वो खेती है, चाहे किसान है, चाहे कोर्ट है, चाहे पुलिस है, चाहे वो घर है, चाहे सड़क है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो कहीं उपास्य का उपासक है या कहीं पूजा घर है, चाहे वो कुछ भी है, ये संघ का नियम संघ शक्ति हर जगह चलता है। इसलिए साधु संत भी कहते हैं भजन करो। भजन का मतलब एसोसिएट रहो। भजन को पाली में एसोसिएशन बोलते हैं, एसोसिएट बोलते हैं कि भजन करो और एक साथ रहो। इसलिए सारे संतों ने कहा संगत करो, संगत करो, संग संग रह के गति करो। और इसलिए सारे लोग संगति करते हैं कि एक साथ रहें। पर संत अलग अलग हो जाते हैं, उनको तोड़ते हैं, क्योंकि तोड़ने वाले लोग भी अपनी ताकत पूरी लगाते हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आपको ऑर्गेनाइज होना है, इकट्ठे रहना है, और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि संघ की शरण में जाना है। सारे के सारे लोग यही बात कहते हैं। तो हमको संघ की ही शरण में जाना है और संघ से ही हमारी गति हो सकती है। इसलिए समर संघ और संघ में जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए संघ की मान्यता होती है। तो संघ को कमज़ोर कैसे किया जाता है? संघ को कमज़ोर करने के लिए संघ के अंदर कुछ संघी भेजे जाते हैं जो लोग संघ को तोड़ना चाहते हैं, और उन संघियों को उकसाया जाता है उनके व्यक्तिगत लालच देके। उस संघों के नियमों के विरुद्ध जितनी चीज़ें हैं उसके लिए उकसाया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, उनको प्रतिष्ठा दी जाती है, उनको मान सम्मान दिया जाता है, औरों के द्वारा उनको चढ़ाया जाता है। और संघ के नियमों को कमज़ोर करने के लिए उनसे जानबूझ के कहा जाता है कि आप संघ के नियमों पर मत चलो, ये ऐसा ठीक नहीं है, ये वैसा ठीक नहीं है। ये सारी दुनिया में काम चलता है। इसलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति अपने संघ को बचाने के लिए महीने में 2 बार नियम बताया करते थे। महीने में 2 बार उपवसत होता था, महीने में 2 बार पाथीमोक्ष होता था, महीने में 2 बार सभा लगती थी, और दोनों बार सभा लगती थी तो सभा को बाउंड करके बांध दिया जाता था धागे से, ताकि कोई अनवांटेड लोग ना आ जाएं, ऐसे लोग ना आ जाएं जो संघ को तोड़ने वाले हों। और 21 प्रकार के लोगों का उस सभा में बैठना अवैध था। 21 प्रकार के लोग आ नहीं सकते थे। वो लिखे हुए हैं विनय पिटक में कि 21 प्रकार के लोग बैठेंगे, क्योंकि बुद्ध को पता था कि ये तोड़क लोग हैं, तोड़ने वाले हैं। और वो अपना कोई साथी कमज़ोर होता था तो उसको मोरली बूस्ट करते थे कि अगर किसी से कोई संघ का नियम टूट गया है तो वो बता दे। तो संघ में संघ के नियम टूटने में प्रायश्चित से लेके और संघ घात के आरोप में बाहर निकालने तक के सारे लॉ थे और सारा नियम था। और उसमें बाकायदा एक अदालत भी हुआ करती थी जो फैसला करती थी। उसमें वोटिंग भी हुआ करती है अदालत में कि बहुमत से इसको सज़ा दी जाए, क्या नहीं। ये सारे नियम संघ में बुद्ध ने बनाए जो बड़े परफेक्ट नियम रहे और सारे प्रैक्टिकल रहे। कोई ऐसा नहीं बनाया बुद्ध ने नियम के बस अपनी गंद कुटी में बैठे और कोई मन में नियम आ गया तो बता दिया। जब समस्या आई उस समस्या पर समाधान हुआ, बहस हुई और बहुमत से वो नियम पास हुआ और वो नियम बन गया। और नियम बदलते भी रहते थे। तो सारे के सारे जितने भी
संघ के नियम बनाए, वो बड़े परफेक्ट बनाए और वो संघघात और संघ को तोड़ने वालों के लिए आखिर तक सावधान रहे। और उन्होंने संघ को किसी भी हालत में तोड़ने नहीं दिया, चाहे कुछ हो जाए। उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि संघ बाद तक भी चला और आज तक भी चलता है, और दुनिया उन्हीं के संघ के नियम से सीख के संघ बनाती है। तो हमारा तो जन्मजात संघ है, समर संघ जन्मजात और पहले से है, और बुद्ध भी उस संघ के, समर संघ के मेंबर रहे हैं, सदस्य रहे हैं, बाकायदा उन्होंने शपथ ली है। तो इतना पुराना संघ है हमारा, तो कहाँ से आरंभ होता है और आज यहाँ तक पहुँचा है जो हमारे पास है। ये वही संघ है जो वहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, ये संघ की हिस्ट्री है। तो हमें आज के समय संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें आज के समय संघ की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि संघ में जो 3 चीज़ें होती हैं, सुरक्षा है, विकास है और सुख है, वो तीनों गायब हैं। हमारे पास सुरक्षा नहीं है, हम जगह जगह मारे जा रहे हैं, जगह जगह पिट रहे हैं। हमारे जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है। वो बचने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि धरना प्रदर्शन से बच जाएंगे, वो सोचते हैं कि हो हल्ला करने से बच जाएंगे, वो सोचते हैं कि भीड़ इकट्ठी करने से बच जाएंगे, वो सोचते हैं कि किसी को ललकारने से बच जाएंगे। और ऐसी ललकार, ऐसी भीड़, ऐसा हो हल्ला 70 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे वो खैरलान जी हो, और चाहे वो राजस्थान की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे कहीं की घटना हो। एक घटना घटित होती है, उसके बाद फिर वहाँ हो हल्ला मचता है, शोर मचता है। कुछ लोग आते हैं जो बड़े बेवकूफ़ से होते हैं, वो अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपना नाम करते हैं, उल्टे सीधे वक्तव्य देते हैं, ऐसे भाषण देते हैं जिससे 2-4 लोग उकसा के फिर उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है। ना समझी वालों, बच्चों वाला काम, क्योंकि पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और लोगों को MP MLA बनना है तो उनको चमकना होता है, और वो जाने अनजाने में वो काम करते हैं जिससे और नुकसान होता है। तो हमारी जो सुरक्षा है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अगर हमारी सुरक्षा होती तो हमारे बच्चे या हमारे जो लोग हैं उनका ऑफिसों के अंदर, उनका सड़क के अंदर, उनका गांव के अंदर, उनका मोहल्ले के अंदर कोई प्रताड़ना नहीं होती। अगर ये लगातार प्रताड़ना हो रही हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर अपने वॉल्यूम में लिखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रताड़ना हुई और उस समय से हो रही हैं और लगभग 300-400 साल पहले से आरंभ हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी सुरक्षा ख़त्म हो चुकी है, हमारा विकास ख़त्म हो चुका है। जो विकास हमारा बुद्ध के समय, जो विकास हमारा अशोक के समय, जो विकास हमारा डेवलपमेंट बुद्ध से पहले, और जो अभी 400-500 साल पहले तक हमारा विकास और डेवलपमेंट होता था, वो ख़त्म हो चुका है। हमारा पतन हो रहा है। किसी व्यक्ति के समूह का या किसी देश का या देश में रहने वाले लोगों का पतन हो रहा है या विकास हो रहा है, ये उससे पता चलता है कि अगर किसी का बच्चा डॉक्टर है और उसका पिता डॉक्टर है और उसका अगला पीढ़ी डॉक्टर नहीं बनती है और वो कंपाउंडर रह जाती है, इसका मतलब विकास नहीं हुआ। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी आज 1000 रुपये की है और उसकी 4 साल बाद 500 रुपये की रह जाए तो पतन हो गया। अगर किसी के पास 4 बड़ा घर है और उसका घर बिक के छोटा घर हो जाए तो पतन हो गया। अगर किसी की सेहत अच्छी है और उसका चेहरे पर चमक है और कुछ समय बाद वो सूख जाए, उसको खाना ना मिले, इसका मतलब उसका पतन हो गया। अगर किसी के पास में बहुत बड़ी डिग्री हैं, बड़ी बड़ी डिग्री हैं, और उसके बच्चे के पास वो डिग्रियाँ ना हो, वो पढ़ ना सके, उसे पढ़ा ना सके, तो इसका मतलब पतन हो गया। अगर कोई व्यक्ति बोलने की आज़ादी रखता है और वो चीख चीख के बोल सकता है और फिर अचानक उसके बोलने पे सज़ा हो जाए या बोलने पे बैन लग जाए या बोलने पे उसको डंडे पड़े या मार पिटें या वो घबराए, तो इसका मतलब पतन हो गया, उसका स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी चली गई। अगर कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहे और वो काम उसको ना मिले और मजबूरी में कोई और काम करना पड़े, तो इसका मतलब उसका पतन हो गया। तो विकास का और पतन का पैमाना यही है। पिछले पीढ़ी को अगर हम देखें और आने वाली पीढ़ी को देखें, तो जो सुविधाएं पढ़ने की, जो सेहत की और जो हेल्थ की और जो खाने की, जो पीने की और जो काम के अपॉर्चुनिटी यानी कि काम करने के मौके हमारे पास थे, जो हमारी नौकरी थे या जो हम जहाँ जहाँ काम करते थे, वो मौके ख़त्म किए जा रहे हैं। पढ़ाई के मौके ख़त्म हो गए, नौकरी के मौके ख़त्म हो गए, बोलने के मौके ख़त्म हो गए, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो इसका मतलब विकास नहीं हो रहा है। विकास ना केवल रुका है, उल्टा चल रहा है, हमारा पतन आरंभ हो गया और हम जहाँ से चले थे अगले 30 साल में वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि वही गरीब फटीचर और फिर वही हालत हमारी हो जाएगी। और तीसरा सुख है। सुख देख लीजिए कि सुख हमारे पास है या नहीं। हर एक आदमी हमारा टेंशन में है, हमारे आदमी स्वतंत्र नहीं है और वो सुखी नहीं है। सारे लोग दुखी हैं, और गाँव में और बड़े छोटे छोटे कस्बों में तो बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं। इसका मतलब सुख भी गायब हो गया, विकास भी गायब हो गया और सुरक्षा भी गायब हो गई। तो संघ की आवश्यकता है, क्योंकि संघ इन तीनों चीज़ों को दिलाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं दिला सकती।
खूब ट्राई किया हमने 70 साल में, नहीं दिला सकती। कितने वादे करे, कुछ भी करे, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। तीनों चीज़ दिलाने का काम संघ का होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कोशिश करे, नहीं दिला सकती है। इसलिए संघ की आवश्यकता अब ज़्यादा है, क्योंकि ये तीनों चीज़ चाहिए। तो लोगों ने संघ के विकल्प को नहीं समझा और उसके विकल्प में उन्होंने इकट्ठे होने के लिए संगठन जैसी रचनाएं संरचनाएं बनाई। तो संगठनों में और संघ में क्या अंतर है बेसिकली? आप एक बात देखिए, हमारे संगठन जब बनते हैं तो वो कभी किसी से पूछते नहीं, समाज से पूछते नहीं, जिनके लिए बनते हैं उनसे भी नहीं पूछते, अपने आप बनते हैं। अच्छे भाव से बनते हैं, अच्छे मन से बनते हैं, पर चंदा, पद, पोस्ट, मंच, माला उसमें बीच में आ जाती है और उसकी आदत उन्हें पड़ जाती है। फोकट का पैसा मिलता है, गाड़ियों में पेट्रोल पड़ता है। कुछ लोभी लोग अपने लालच के लिए लोगों को गाड़ी, कार, हेलीकॉप्टर, पैसा, होटल, ये सब चीज़ दिला देते हैं। कुछ लोग तो इससे आगे भी दिला देते हैं, जो नारी स्त्री की जो सुविधाएं वगैरह होती हैं वो सब अय्यासी की चीज़ें भी दिला देते हैं ताकि उनके चंगुल में फंसे रहें। फिर उनको पद, पोस्ट और मंच की जो माला आदि ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। फोकट में मिलती है, समाज का पैसा, फोकट का पैसा। फिर वहाँ झगड़े होते हैं, फिर दूसरा संगठन बन जाता है, फिर तीसरा बन जाता है। संगठन के सारे लोग कहते हैं संगठित हो जाओ, पर वो खुद संगठित नहीं होते। संगठन के जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े होते हैं। एक ही प्रकार के काम के लिए हजारों संगठन हैं। अगर पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स के लिए हजारों पॉलिटिकल संगठन हैं। अगर सोशल वर्क है तो सोशल वर्क के हजारों सोशल वर्क के संगठन हैं। अगर लड़कों के दल बल हैं तो हजारों प्रकार के हैं। अगर वॉलंटियर फोर्स के टाइप, टाइगर फोर्स के टाइप, पैंथर जैसे संगठन बने हैं, BBF जैसे संगठन बने हैं, तो समता संघ दल जैसे, तो वो भी हजारों में बने हुए हैं, वो टुकड़ों में अलग अलग हैं। धम्म के संगठन है तो हजारों मठ बने हुए हैं, हजारों अलग अलग बने हुए हैं। एक ही सिंगल काम के अगर हजारों संगठन बनेंगे, लाखों संगठन बनेंगे, तो वो काम कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। और वो लोग आपस में उलझे रहते हैं, आपस में एक दूसरे टकराते रहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो हमको इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और उदाहरण देते हैं दूसरे के संघ का। वो कहते हैं देखो दूसरे के संघ ने ऐसा कर दिया, दूसरे के संघ ने वैसा कर दिया, दूसरे का संघ ऐसा है, दूसरे का संघ ये करता है, दूसरे का संघ वो करता है, दूसरे की संघ की बात ही करते रहेंगे और संघ की महिमा जानते हैं पर अपने संघ की बात नहीं करते। और हमने ये हिसाब लगाया और पिछले 2 साल से तो जितने भी संघी हैं यहाँ पे सब ये जान रहे हैं कि उनके तो सपनों में भी संघ नहीं है। वो तो संघ की सोच ही नहीं है उनके पास। तो वो मैं, मेरा और व्यक्तिगत और मेरा अकाउंट और मेरा पैसा, मेरा चंदा, मेरी पार्टी, मेरा संगठन, मैं प्रधान, वो उसी में फंसे हुए हैं। वो संघ को जानकर भी नहीं जानते, क्योंकि संघ के अंदर मैं, मेरा, मंच, माला, पद, पोस्ट ये सब नहीं होता। संघ के अंदर मालिकाना हक, पंजीकरण नहीं होता। संघ के अंदर केवल संघवाद होता है और संघवाद के लिए आपको अपना सब कुछ देना है, आपको मिलने का चांस नहीं है। जो मिलेगा सबको बराबर मिलेगा। इसलिए संघ में कोई आता नहीं, संघ कोई बनाता नहीं, संघ की कोई सोचता नहीं। और संघ के नाम रख लिए बहुत लोगों ने, पर संघ का नियम एक भी नहीं रखा। वो बंद कमरे में नियम बनाते हैं, जबकि संघ के सारे नियम ओपन में बनते हैं। संघ एक खुली किताब होता है, पर जो संगठन है वो एक काली और गुप्त किताब होता है, जो शुरू में रजिस्ट्रार के पास जाती है और रजिस्ट्रार के एक्ट के यहाँ वो होती है और उसमें आजीवन प्रधान अपने आप को लोग लिख के उसको बंद कर देते हैं और किसी को कॉपी नहीं देते। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे लड़कों के दलबल के हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के हों, चाहे वो धम्म के हों, सब ने अपने बायलॉज में अपने आप को आजीवन मालिक, आजीवन सदस्य, संस्थापक सदस्य, फलाना ढलाना बनाकर अपनी पोस्टें पीढ़ी तक की उन्होंने पूरी तरह से मजबूत की हुई हैं। और यही कारण है कि संघ की सोच से वो लोग घबराते हैं। समण संघ की उनको आवश्यकता नहीं है। पर अगर हमें अपना उद्धार करना है, अगर हमें ये तीनों चीज़ें प्राप्त करनी है, तो ये संगठन से नहीं हो सकती। अगर संगठन से ये चीज़ें प्राप्त होनी होती तो अब तक हो जाती। ये ओपन चैलेंज है सारे संगठनों को। खुला दावा है कि 29 के 29 लाख संगठन जितने भी हैं, वो इस बात के लिए बहस करने के लिए जब चाहे जब संघ में आ सकते हैं कि संगठन से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। संगठन से सिर्फ एक चीज़ प्राप्त हो रही है कि हमारे अधिकार लगातार घट रहे हैं। यानी अधिकारों के जाने की गति प्राप्त हो रही है, अधिकार जा रहे हैं ये प्राप्ति हो रही है, यानी निगेटिव प्राप्ति हो रही है, उल्टा मिल रहा है हमको। अधिकार बढ़ने चाहिए पर अधिकार और घटते जा रहे हैं और संगठन कुछ नहीं कर सकते।
संगठनों में आपस में टन टन रहती है संग संग रह के, इसलिए उनको संगठन बोला जाता है। तो संघ की आवश्यकता है, तो संघ ही इसको कर सकता है। इसलिए समण संघ और जो हमारे पुराने संघ हैं, सारे लोगों ने संघ को वंदन किया, संघ को नमामि की। बुद्ध स्वयं संघ को नमामि करते थे और यहाँ भी सारे लोग अपने संघ को नमामि करते हैं, संघ को वंदन करते हैं। ऐसा कोई संघ नहीं आज तक दुनिया में जो अपने लोगों के लिए सुख, अपने लोगों के लिए विकास और अपने लोगों के लिए सुरक्षा लेकर ना आया हो। अब दुनिया के किसी भी संघ को उठा लीजिए, चाहे वो मुस्लिमों का संघ हो, चाहे वो क्रिश्चनों का संघ हो, चाहे वो सिखों का संघ हो, चाहे वो जाटों का संघ हो, और तो और छोड़िए, चाहे वो चींटियों का संघ हो, चाहे वो मधुमक्खियों का संघ हो, चाहे वो हाथियों का संघ हो, चाहे वो शेरों का संघ हो, चाहे वो गधों का संघ हो, चाहे वो हिरणों का संघ हो, चाहे वो पेड़ों का संघ हो, जितने भी संघ हैं उनके अंदर विकास भी होता है, उनके अंदर सुरक्षा भी होती है और उनके अंदर सुख भी होता है। और संघ से टकराने की हिम्मत किसी की नहीं होती। अगर हिरणों का संघ कहीं बैठा हुआ है तो शेर बराबर से घूम के चला जाएगा, पर जब तक हमला नहीं करेगा जब तक संघ में से एक आध हिरण टूट कर निकल ना जाए। चिड़ियाँ भी जब संघ में चलती हैं तो उससे बाज भी घबराता है, क्योंकि सारी चिड़ियाँ अगर चिपट गई तो बाज भी क्या कर लेगा। इसलिए संघ में इतनी ताकत होती है कि जब 4-5 लोग इकट्ठे चलते हैं तो 2-4 लोगों की हिम्मत नहीं होती कि उनको अबे तबे करें, पर अकेले व्यक्ति को कोई कहीं भी कुछ भी बोल देता है। इसीलिए हमारे संघ को तोड़ा गया, इसलिए हमारे नियम तोड़े गए, इसलिए हमारे संघ को कमज़ोर किया गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम अलग अलग हो गए, हम टुकड़ों में बट गए, और उन टुकड़ों को अलग अलग ख़त्म करना और मारना आसान हो गया, और हमारी अवनति हो गई और हमारी गति कम हो गई और हम ख़त्म होने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को जानते थे, बुद्ध इस बात को जानते थे। बुद्ध ने तो हर चीज़ को करके दिखाया। उन्होंने तो ना केवल कहा बल्कि जो कहा उसको करके दिखाया, इसलिए उनको तथागत बोलते थे। तथ्य पे आगत, जो तथ्य हैं उस पर आए हैं पहले, तब उन्होंने उपदेश दिया है, तब बात को बताई है। तो संघ की ताकत को उन्होंने दिखाया कि संघ की ताकत कैसे होती है, और उसी संघ की ताकत के बाद से सम्राट अशोक जैसा राजा बनता है और पूरे दुनिया के अंदर छाता है। वही बात बाबा साहब ने भी बताई है। उनके पास समय कम था, इसलिए वो पूरा एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा पाए। अगर उनके पास में 2-4-5 साल 10 साल और होती तो आज हमारा रूप रंग कुछ और होता। शायद हमें यहाँ गला फाड़ के अपना चिल्लाने की या ये सब बताने की आप सबको नहीं जरूरत होती। हमारे बच्चे और हम सब शायद मज़े कर रहे होते और हमारा संघ बहुत मजबूत होता और बहुत बढ़िया काम कर रहा होता। पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि महापुरुष तो आते जाते हैं, पर उनकी बातें हमेशा सांघिक होती हैं, संघ के हित में होती हैं, संघ के अनुसार होती हैं। तो हमें उनकी बातें मानते हुए, बिना देरी किए हुए अपने संघ में तेजी से आना चाहिए, संघ का प्रचार प्रसार करना चाहिए, संघ की बात लोगों को बताते रहना चाहिए। संघ की बात हम जितनी जल्दी बचाएंगे, संघ की बात जितना फैलाएंगे और जितना अपने लोगों को संघ के बारे में याद दिलाएंगे, उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे। क्योंकि हमारी जो अब तक सफलता हुई है, जो अब तक हमने संघ में काम किया है, उस संघ के अंदर हमें पहली सफलता ये मिली कि हम अपने समण शब्द को, समण संघ को पूरे भारत में और भारत के बाहर भी लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। ये हमारा पहला काम हो गया कि हमें पुराना संघ याद आया और हमने सबको याद कराया, और हम इसे दिन रात याद कराने में लगे हुए हैं। दूसरी सफलता ये मिली कि समण संघ के जो नियम हैं वो दोबारा से जिंदा हो गए और वो हर एक लोगों के हाथ में समण ग्रंथ के रूप में लगातार पहुंच रहे हैं। तीसरी सफलता हमें ये मिली कि अब संघ का जो कंसेप्ट है और संघ का जो तत्व है वो हम अच्छी तरह से जान गए, और उस पर हम बात कर सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, उसे हम बता सकते हैं, और माउथ टू माउथ यानी लोगों से मिलकर हम संघ की सारी बातों को समझा सकते हैं। और चौथा स्टेप हमारा लगातार चल रहा है कि अब हमको काम करना है, क्योंकि विचार हमारे पास आ गया, बात आ गई हमारे पास, हम बता रहे हैं, वो हमारा फेज़ पूरा हो गया। अब सिर्फ हमको काम करना है। जितनी तेज़ी से हम काम करेंगे, और काम हमारा एक ही है, जुड़ेंगे जीतेंगे। जुड़ना है, जीतना है, बस संघ को समझना है, संघ को बताना है, संघ को समझना है, संघ को बताना है। जो लोग जुड़े हैं वो लोग जीते हैं, जो लोग संघ में हैं वो सारे के सारे जीते हैं। यही काम हमें करना है। इसलिए समण संघ की आवश्यकता है, इसलिए संघ की आवश्यकता है, और इसकी आवश्यकता कभी ख़त्म नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हवा चाहिए सांस लेने के लिए,
और जब तक वो जीता है उसको हवा चाहिए सांस लेने के लिए। समण संग हमारी सांस है। जिस दिन ये सांस आनी बंद हो जाएगी हमारा काम खत्म हो जाएगा। सांस 24 घंटे चलती है, वैसे ही हमको समण संग में 24 घंटे काम करना है। ये हमारा जीवन है, ये हमारा सुख है, ये हमारा विकास है, ये हमारी सुरक्षा है। इसी के लिए जीना है, इसी के लिए मरना है। गर्व से कहो, गारव से कहो, हम समण हैं। आवाज़ दो, हम समण हैं। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। हमारा संग समण संग। धन्यवाद।